Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Search Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. And this is the second part of mode of action of herbicide and first part has been uploaded. जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है पहले उस फर्स्ट पार्ट को देखें जहाँ से मोड ऑफ एक्शन ऑफ हर्बिसाइड को स्टार्ट किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वो पार्ट आपको देखना ज़रूरी है। उसी के कंटिन्यूशन में ये सेकंड पार्ट आज का है। एंड जो मैंने ये बताया था कि मोड ऑफ एक्शन जो अब तक रिपोर्टेड हैं, दीज आर 14 टाइप्स एंड आउट ऑफ दिस 14 वी हैव डिस्कस अबाउट 6। तो 6 जो मोड ऑफ एक्शन के टाइप्स हैं दैट आर इन पार्ट 1, और आज के पार्ट में हम जो रेस्ट 8 बचे हुए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो उस पार्ट में कई तरह के थे, जो लिपिड को रोक रहे थे, दूसरी तरह की एक्टिविटी कर रहे थे, फोटो सिस्टम को चेक कर रहे थे। उसे कंटिन्यूशन में ये 8 पार्ट हम डिस्कस करेंगे और ये पूरे जो 14 टाइप के हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसलिए आपको फर्स्ट पार्ट देखना जरूरी है ताकि इसकी कंटिन्यूटी बनी रहे। तो जो नेक्स्ट जो है मोड ऑफ एक्शन ऑफ हेर्बिसाइड दैट इज द सिंथेटिक ऑक्सिन्स, एंड व्हेन दीज सिंथेटिक ऑक्सिन्स आर अप्लाइड ऑन द क्रॉप they enter into the leaf and they mimic like natural auxin IAA, इंडोल एसिटिक एसिड की तरह बिहेव करते हैं। मिमिक मतलब उसकी नकल करते हैं। तो जब इस तरह के सिंथेटिक ऑक्सिन्स को हम एज ए हर्बिसाइड यूज करते हैं तो उनका बिहेवियर बिल्कुल नेचुरल ऑक्सिन्स की तरह होता है। और एक्सोन क्या है? प्लांट हार्मोन है। और ऑक्सिन का रोल किसमें होता है? प्लांट ग्रोथ को इंक्रीज करने में होता है। तो इनका कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि प्लांट की ग्रोथ अनचेक्ड हो जाती है, प्लांट की सेल ग्रोथ रुकती नहीं है। तो ये इसका मोड ऑफ एक्शन रहता है। अब इसको करते कैसे हैं ये सिंथेटिक ऑक्सिन्स? तो ये सिंथेटिक ऑक्सिन्स क्या करते हैं, जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है, मतलब डीएनए से जो आरएनए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जिसको हम कहते हैं उसको बढ़ा देते हैं। फिर आरएनए से जो प्रोटीन बनती है जिसको हम ट्रांसलेशन प्रोसेस कहते हैं उसको बढ़ा देते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन बोथ आर इंक्रीज्ड। तो डीएनए से आरएनए बढ़ा और आरएनए से प्रोटीन बढ़ी, तो प्रोटीन का बहुत ज़्यादा बायोसिंथेसिस प्लांट के अंदर होने लगता है। अब ये जो बायोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा होता है तो सेल डिवीज़न बहुत ज़्यादा होता है। तो वैस्कुलर टिश्यू में अनलिमिटेड ग्रोथ, अनचेक्ड ग्रोथ होने लगती है। तो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ होने की वजह से उसकी सेल डिसरप्ट होने लगती है। सेल वॉल की जो प्लास्टिसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। उसके अलावा क्या करते हैं, न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म को भी इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। और इसके अलावा इथाइलिन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो इथाइलिन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, सेल वॉल प्लास्टिसिटी एडवर्सली अफेक्ट होती है और सेल डिवीज़न बहुत ज़्यादा होता है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा बनती है, तो उससे सेल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो जो नेचुरल ऑक्सिन काम कर रहा था उसकी एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो देखिए नेचुरल कंडीशन में क्या होता है, प्लांट के अंदर जितने भी हार्मोन्स होते हैं उनका एक बैलेंस होता है। तो जैसे ही प्लांट सेल के अंदर कोई हार्मोन ज़्यादा बनता है वो उसको होम्योस्टेसिस करके उस सेल से बाहर कर देते हैं या उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं या उसको स्टोर कर देते हैं। ये इस तरह के मैकेनिज्म प्लांट के अंदर रहते हैं। हार्मोन के लिए नहीं, किसी भी आयन के लिए इस तरह की होम्योस्टेसिस सेल में मेंटेन रहती है कि वो इंटरनल कंसंट्रेशन को बनाए रखते हैं। तो यही हार्मोन का भी बैलेंस बना रहता है नेचुरल कंडीशन में। लेकिन हमने क्या किया, इन सिंथेटिक ऑक्सिन्स को हमने स्प्रे कर दिया, इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन हो गया कि सेल के अंदर बहुत हाई कंसंट्रेशन हो गया और सेल उसको मेंटेन नहीं कर पाती, और इसी हाई ऑक्सिजन के कारण बहुत ज़्यादा सेल की ग्रोथ होती है। तो ये इसका एक रीज़न होता है। दूसरा क्या होता है कि जो ये सिंथेटिक ऑक्सिन है, जैसे डाइकम्बा टाइप का जो हर्बिसाइड है, इसके एग्जाम्पल में है डाइकम्बा, ये सेल के अंदर तो एंटर कर जाते हैं लेकिन सेल से बाहर नहीं आते। तो ऑक्सिन के ट्रांसपोर्ट विद इन सेल को इनहिबिट करते हैं, मतलब कि बाहर आने से रोकते हैं। तो एंटर तो कर जाते हैं सेल में ये, लेकिन बाहर नहीं आ पाते। तो भी सेल के अंदर इंटरनल कंसंट्रेशन बढ़ गया। तो क्या किया, प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ा दी, बहुत ज़्यादा सेल डिवीजन कर दिया, न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। तो उससे पूरी सेल की अनचेक्ड ग्रोथ होती है। और अनचेक्ड ग्रोथ का ये होता है कि जहां हमने ऊपर अप्लाई किया तो यहां जिस सेल में पढ़े हैं तो ऊपर की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है और नीचे की उसके कंपैरिजन नहीं हो पाती क्योंकि वहां तक अभी पहुंचे नहीं है। हालांकि ये ट्रांसलोकेट होते हैं प्लांट में, तो ऊपर जहां अप्लाई किया है वहां बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने की वजह से इसकी कर्लिंग और कपिंग होने लगती है। तो इसी इफेक्ट को बोलते हैं इपिनेस्टी इफेक्ट।
तो ये एक कॉमन सिम्टम है सिंथेटिक ऑक्सिन एप्लीकेशन का, इपिनेस्टी इफेक्ट होना। उसकी जो है लीफ की कर्लिंग होती है, कपिंग होती है, ट्विस्टिंग हो जाती है, क्रिंकलिंग हो जाती है और लीफ डिफॉर्म्ड हो जाती हैं। तो ये एक टिपिकल सिम्टम है। तो वीड्स इस तरह के सिम्टम्स शो करते हैं। तो ये जो हर्बिसाइड्स हैं सिंथेटिक ऑक्सिन्स, ये ब्रॉड लीफ वीड्स के अगेंस्ट हाईली इफेक्टिव हैं और ये एक नेचुरल जीन का मैकेनिज्म होता है कि ग्रासेस इसके लिए ससेप्टेबल नहीं है, ब्रॉड लीफ वीड्स ससेप्टेबल हैं। इस कारण से इनका जो यूज़ किया जाता है एज ए हर्बिसाइड ब्रॉड लीफ वीड को कंट्रोल करने में किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि सिंथेटिक ऑक्सिन्स को जनरली किसको कंट्रोल करने के लिए करते हैं, उसका आंसर है ब्रॉड लीफ वीड्स। तो ये जनरली फिनॉक्सी एसिड्स होते हैं और बेंजोइक एसिड्स होते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं 2,4-D, 2,4-DB, MCPV, MCPA एंड डाइकेम्बा। और ये जो लिस्ट है हर्बिसाइड्स के ग्रुप की, उनके मोड ऑफ एक्शन की, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो आप उसमें देख सकते हैं। अगर ये विजिबिलिटी हो सकता है बहुत क्लियर ना हो रही हो तो इसमें आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप केवल लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनिए कि किस तरह से एक्ट हो रहा है, जो इसके एग्जाम्पल हैं और जो मोड ऑफ एक्शन है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दूंगा, तो आप वहाँ से उसको नोट कर सकते हैं, वहाँ से उसको लिख सकते हैं। तो इसलिए अभी आप केवल जो मैं ये रीज़न बता रहा हूँ मोड ऑफ एक्शन, उसको बहुत ध्यान से सुनिए। तो ये मैंने आपको बताया सिंथेटिक ऑक्सिन किस तरह से वर्क करते हैं। तो इसका एक अगर लाइन में आंसर करेंगे तो वह है मिमिक नेचुरल ऑक्सिन इंडोल एसिटिक एसिड। नेक्स्ट कैटेगरी इज ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड इनहिबिटर्स। कि जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं उसके सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। तो देखिए जो पार्ट 1 था उसमें मैंने बताया था कि जो एसिटाइल को एंजाइम कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं तो फैटी एसिड का सिंथेसिस रुक जाता है, क्योंकि एसिटाइल को एंजाइम जो इन्वॉल्व रहता है। दूसरा बताया था जो फैटी एसिड का सिंथेसिस होता है उसका बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन फैटी एसिड को रोकते हैं और ACCase एंजाइम को नहीं रोकते हैं। तो दो मैकेनिज्म पार्ट 1 में है किस तरह से लिपिड के सिंथेसिस को रोक रहे हैं। यहां भी देखिए लॉन्ग चेन फैटी एसिड को इनहिबिट करते हैं इस टाइप के हर्बिसाइड्स। यहां जो इनका मोड ऑफ एक्शन है वो है एसिटाइल को एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं। दूसरा सल्फा हाइड्रल ग्रुप SH ग्रुप जो होता है, सल्फा हाइड्रल ग्रुप SH ग्रुप और एसिटाइल को एंजाइम, इसको एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं। अब ये देखिए कोएंजाइम A, एसिटाइल कोएंजाइम A और सल्फा हाइड्रल लिपिड सिंथेसिस के लिए जरूरी है। तो जब ये नहीं रहेंगे तो फैटी एसिड्स नहीं बनेंगे। तो पर्टिकुलरली इनका जो इनहिबिशन होता है ऑन लॉन्ग चेन फैटी एसिड, तो ये इसका मैकेनिज्म है। अब देखिए फैटी एसिड का मैं बता चुका हूं पार्ट 1 में क्या इंपॉर्टेंट रोल है। बायोमेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, फास्फोलिपिड्स बनाते हैं और फास्फोलिपिड्स किस में रहते हैं, मेम्ब्रेन्स में रहते हैं। जो भी बायोमेम्ब्रेन है किसकी बनी है, लिपिड्स, जिसमें पर्टिकुलरली फास्फोलिपिड्स हैं, दूसरे भी लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स और बहुत थोड़े से पोर्शन में कार्बोहाइड्रेट। तो अगर लिपिड्स नहीं बनेगा तो मेम्ब्रेन नहीं बनेगी, और जब मेम्ब्रेन नहीं बनेगी तो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, चाहे वो सेल की मेम्ब्रेन है चाहे वो दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन, वो भी नहीं बनेगी। तो उनके जब स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा तो उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगी। जब सेल मेम्ब्रेन नहीं बनेगा तो जितना भी सेल के अंदर का मटेरियल बाहर आ जाएगा, सेल क्या हो जाएगी, लीकी हो जाएगी और कोई भी उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्शन नहीं होगा। तो लिपिड्स का सेल फंक्शनिंग के लिए बनना जरूरी है। जब भी लिपिड्स नहीं बनेंगे सेल की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होगी। तो इस केस में भी, इस हर्बिसाइड्स में भी यही होता है। और ये जो हर्बिसाइड्स होते हैं जो जर्मिनेटिंग, जो न्यू डेवलपिंग शूट होते हैं उसकी ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका जो इफेक्ट आता है वो न्यूली डेवलपिंग शूट पे आता है और ये प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड्स होते हैं। तो जैसे ही वीड्स ग्रो करता है और एब्जॉर्ब करता है हर्बिसाइड को, उसकी शूट ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। अब शूट ग्रोथ क्यों इनहिबिट हो रही है, क्योंकि लिपिड्स नहीं बन रहे। जब लिपिड्स नहीं बन रहे तो सेल मेम्ब्रेन नहीं बन रही, और जब सेल मेम्ब्रेन नहीं बनेगी तो सेल डिवीजन नहीं होगा, जब सेल डिवीजन नहीं होगा तो शूट ग्रोथ भी नहीं होगी। तो इसका जो प्राइमरीली इफेक्ट आता है वो आता है शूट ग्रोथ पे। इसके अलावा ये जो इनहिबिटर्स हैं ये प्रोटीन्स को भी इनहिबिट करते हैं। इनके बहुत मैकेनिज्म हैं और इतने मैकेनिज्म है कि अभी तक ही बिल्कुल क्लियर समझे नहीं गए हैं और बहुत की अभी बारे में रिसर्च की जा रही है। तो प्रोटीन्स भी जो है इससे अफेक्ट होती हैं। आइसोप्रोनाइट्स अफेक्ट होते हैं, फ्लावोनाइड्स होते हैं, ये प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं सारे। जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिन्स, ये भी एडवर्सली अफेक्ट होता है। तो ओवरऑल जो प्लांट की सेल की मशीनरी एडवर्सली अफेक्ट होती है। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो एलाक्लोर है, मेटाक्लोर है, और भी एग्जाम्पल्स हैं जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा।
तो ये अब आपको समझ में आ गया कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड का इनहिबिटर्स हाउ दे वर्क, एंड देयर वर्क इज बाय इनहिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड सल्फा हाइड्रल ग्रुप। तो इसके सिंथेसिस को रोक देते हैं। अनदर टाइप ऑफ हर्बिसाइड विच हैव मोड ऑफ एक्शन, EPSP सिंथेज इनहिबिटर। अब ये EPSP देखिए, ये सिंथेज एंजाइम है जिसकी फुल फॉर्म है इनोल पायरुविल शिकिमेट 3 फॉस्फेट सिंथेज। तो ये एक एंजाइम है। अब ये जो एंजाइम है ये शिकमिक पाथवे में इन्वॉल्व होता है, और जो शिकमिक पाथवे है उससे क्या बनते हैं, 3 अमीनो एसिड बनते हैं, एरोमेटिक 3 अमीनो एसिड होते हैं, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड फिनाइलएलानिन। फिर से सुन लीजिए इसको, 3 एरोमेटिक अमीनो एसिड्स बनते हैं, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड फिनाइलएलानिन। तो ये जो शिकमिक पाथवे होता है इसमें 7 स्टेप पाथवे है, और इसमें 7 एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, और उन 7 एंजाइम में एक एंजाइम ये EPSP सिंथेज एंजाइम है। तो अब जब ये एंजाइम नहीं बनेगा तो शिकमिक एसिड पाथवे कंप्लीट नहीं होगा, और जब ये शिकमिक एसिड पाथवे कंप्लीट नहीं होगा तो ये तीनों अमीनो एसिड्स जो मैंने बताए, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलानिन, ये नहीं बनेंगे। जब ये नहीं बनेंगे अमीनो एसिड्स तो प्रोटीन नहीं बनेगी। अब जब प्रोटीन नहीं बनेगी तो सेल का जो स्ट्रक्चर है या सेल की जो फंक्शनिंग है वो कंप्लीट नहीं होगी। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन का सिंथेसिस को चेक कर देते हैं, किसके थ्रू, जो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं उसको चेक करके। तो इसमें ये देखिए जो हर्बिसाइड्स हैं, इसमें एक हर्बिसाइड है जो इंपॉर्टेंट वन है, दैट इज ग्लाइफोसेट। ये नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है और सभी वेजिटेशन को किल करता है। तो इस तरह इस ग्रुप के जो भी हर्बिसाइड है, हालांकि एक ही उसका भी एग्जाम्पल है जो देखा गया है। और ग्लाइफोसेट कैसा है, ये सिस्टेमिक है और नॉन सेलेक्टिव है, तो जनरली इसी को यूज़ किया जाता है, और इसका जो रेजिडुअल लाइफ है सॉइल में बहुत कम है, तो इसको सेफली यूज़ कर सकते हैं। और इसको ग्लाइफोसेट को यूज़ करने का एक फ़ायदा यह है कि ग्लाइफोसेट रेसिस्टेंट जो क्रॉप बनाई गई हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, उसमें ही ग्लाइफोसेट को ये मॉडिफाइड जो जेनेटिक क्रॉप हैं, जैसे सोयाबीन है, मेज को भी डेवलप किया जा रहा है, तो ये ग्लाइफोसेट को तो मेटाबलाइज कर लेती हैं लेकिन वीड्स नहीं कर पाते। तो GM सोयाबीन, GM मेज का ये फायदा है कि वो ग्लाइफोसेट को मेटाबलाइज कर लेती हैं लेकिन वीड्स नहीं कर पाते। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ग्लाइफोसेट का जो मोड ऑफ एक्शन है वो क्या है। तो ग्लाइफोसेट का मोड ऑफ एक्शन EPSP सिंथेज एंजाइम की एक्टिविटी को चेक करना है। और कहाँ होती है ये एक्टिविटी, शिकमिक एसिड पाथवे में होती है, और ये एसिड क्या बनाते हैं, एमिनो एसिड्स बनाते हैं। तो एमिनो एसिड्स को चेक करता है। देन अनदर टाइप ऑफ मोड ऑफ एक्शन इज ग्लूटामिन सिंथेसिस इनहिबिटर। तो जो ग्लूटामिन सिंथेसिस होता है उसको चेक करते हैं। अब ये देखिए, ये जो ग्लूटामिन सिंथेसिस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। तो जो प्लांट एब्जॉर्ब कर रहे हैं अमोनियम को कर रहे हैं या नाइट्रेट को कर रहे हैं, या जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, जो भी नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म हो रहा है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में अल्टीमेटली प्रोटीन बनती है। तो ये जो प्रोटीन बनती हैं ये अमीनो एसिड्स के थ्रू बनती हैं, और अमीनो एसिड्स का जो बेस मटेरियल होता है वो होता है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड से ही सारे अमीनो एसिड बनते हैं। तो जो बेस मटेरियल है वो ग्लूटामिक एसिड है, जिसको हम ग्लूटामेट भी कहते हैं। होता क्या है कि जो ग्लूटामेट है वो अमोनिया से रिएक्शन करता है प्लांट सेल के अंदर। अब वो अमोनिया जो है बाई प्रोडक्ट बनती है और प्रोसेस से बनती है, और ये अमोनिया या से रिएक्शन करके ग्लूटामिन बनाता है। अब ये ग्लूटामिन जो बनता है ये ग्लूटामिन सिंथेटेज एंजाइम यहां इन्वॉल्व होता है, ग्लूटामिन सिंथेटेज एंजाइम। अब ये जो हर्बिसाइड होते हैं ये इस एंजाइम को रोक देते हैं, ग्लूटामिन सिंथेटेज को। तो क्या होगा, ग्लूटामिन नहीं बनेगा। अब नॉर्मल कंडीशन अगर होती तो ये ग्लूटामिन बनता, और ये ग्लूटामिन अल्फा कीटो ग्लूटामिक एसिड से रिएक्शन करता और फिर ग्लूटामिक एसिड बनाता, फिर से यही बन जाता ग्लूटामिक एसिड। और वो 2 मॉलिक्यूल बनते ग्लूटामिक एसिड के, उसमें से एक तो फिर ग्लूटामिन बनाता, और वो फिर ग्लूटामिन अल्फा कीटो ग्लूटामिक एसिड से रिएक्शन करके फिर ग्लूटामिक एसिड बनाता। तो एक तो इसी साइकिल में इन्वॉल्व रहता। जो दूसरा ग्लूटामिक एसिड बनता उससे दूसरे अमीनो एसिड बनते। तो इस तरह से ग्लूटामिक एसिड का रीजनरेशन भी होता रहता है और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म भी होता रहता है। लेकिन ये देखिए, ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लूटामिन सिंथेटेज। अब हर्बिसाइड क्या करते हैं, इस एंजाइम को चेक कर देते हैं, रोक देते हैं इसकी एक्टिविटी को।
जब ये एंजाइम की एक्टिविटी रुक गई तो ये रिएक्शन नहीं होगा और ये जो अमोनिया है इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगी, तो क्या होगा, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। तो एक इसका इफेक्ट ये आता है। दूसरा, ये अमोनिया तो बाई प्रोडक्ट बन रही है, दूसरे प्रोसेस से निकल रही है और ये अमोनिया का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है सेल में। जब अमोनिया कंसंट्रेशन सेल में बढ़ता जाएगा तो डेफिनेटली किसी ना किसी केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करती है, फोटो सिस्टम को अफेक्ट करती है। तो बहुत सारे जो प्रोसेस है वो भी एडवर्सली अफेक्ट होते हैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के साथ। और ये जो मैकेनिज्म है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म वाला, वो किस हर्बिसाइड में है, वो ग्लूफोसिनेट, ये हर्बिसाइड है, यही इसका एक एग्जाम्पल है ग्लूफोसिनेट। इसमें ये पाया जाता है और ये भी नॉन स्पेसिफिक है, मतलब कि नॉन सेलेक्टिव है, हर क्रॉप में इसको यूज किया जा सकता है। तो ये हर्बिसाइड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ट्रांसजेनिक क्रॉप्स जो है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, वो ग्लूफोसिनेट रेसिस्टेंट के लिए बनाई जा रही हैं। जिस तरह से ग्लाइफोसेट के लिए रेसिस्टेंट क्रॉप है, जैसे सोयाबीन है, राउंड अप रेडी जिसको हम बोलते हैं ग्लाइफोसेट के लिए है, इसी तरह से ग्लूफोसिनेट के लिए भी जेनेटिकली मॉडिफाइड रेसिस्टेंट क्रॉप बनाई जा रही हैं। तो ये अब 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि कौन सा हर्बिसाइड है जिसके लिए जीएम क्रॉप बनाई जा रही है। एक तो पहला तो है ग्लाइफोसेट है, दूसरा क्या है, ग्लूफोसिनेट है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीएम क्रॉप इसके लिए बनाई जा रही है, इसके अगेंस्ट। तो इसका मोड ऑफ एक्शन पूछा सकता है। तो इसका मोड ऑफ एक्शन क्या आएगा, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म को चेक करता है बाय इनहिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ ग्लूटामिन सिंथेटेज एंजाइम। तो ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो रहा है। तो ये 2 हर्बिसाइड बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ग्लाइफोसेट और ग्लूफोसिनेट, और इनका एक ही एग्जाम्पल है इस ग्रुप में। देन अनदर इज HPPD एंजाइम इनहिबिटर्स। अब ये HPPD देखिए क्या है, हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट डाइऑक्सीजिनेज। आजकल जो नए हर्बिसाइड आ रहे हैं ट्राइकीटोन ग्रुप के, जिसमें टेम्बोट्रायन है और टॉप्रामिजोन है, बहुत बढ़िया हर्बिसाइड है, सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, मेज में यूज किए जा रहे हैं और इनकी इफिशिएंसी बहुत अच्छी है। वो यही मोड ऑफ एक्शन है इनका। तो ये क्वेश्चन अगर रिसेंट क्वेश्चन बनता है तो इससे पूछा जा सकता है कि ये कौन जो टेम्बोट्रायन है या टॉप्रामिजोन है, वो उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है। अब देखिए ये जो HPPD एंजाइम है, ये करता है, ये कैरोटीनॉइड के फॉर्मेशन को रोकता है, चेक करता है। अब जब कैरोटीनॉइड नहीं बनता है तो कैरोटीनॉइड क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है क्लोरोफिल को, किससे, एक्सेसिव लाइट से, फोटो ऑक्सीडेशन से। तो जब कैरोटीनॉइड नहीं बनेगा तो जो सेंसिटिविटी क्लोरोफिल की लाइट के लिए ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये सेंसिटिव होता है क्लोरोफिल और उसका डिग्रेडेशन और फोटो ऑक्सीडेशन से हो सकता है, एक्सेसिव लाइट से हो सकता है। तो जब क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो प्लांट कैसे हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। तो पूरे जब इनको हर्बिसाइड को डाला जाता है तो प्लांट्स जो वीड्स के होते हैं वो बिल्कुल वाइट हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है ब्लीचिंग की गई है। तो इनको ब्लीचर्स भी कहते हैं। तो ये जो HPPD इनहिबिटर्स हैं, पिगमेंट इनहिबिटर्स हैं, कैरोटीनॉइड इनहिबिटर्स हैं, और इनको हम ब्लीचर्स भी बोल सकते हैं। तो अब ये जो एंजाइम है कैरोटीनॉइड को कैसे रोकता है, ये तो मैंने आपको बताया कि कैरोटीनॉइड क्लोरोफिल फॉर्मेशन के कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक कैरोटीनॉइड को कैसे रोकता है। देखिए ये जो एंजाइम है, ये प्लास्टोक्यूनिन PQ के सिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी एंजाइम है। अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो प्लास्टोक्यूनिन नहीं बनेगा। और ये जो प्लास्टोक्यूनिन है, इट इज ए को फैक्टर ऑफ फाइटियोन डीसैचुरेज एंजाइम। तो अब को फैक्टर क्या होता है, जो एंजाइम होते हैं उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है अगर हम कोई नॉन प्रोटीन कोई चीज़ डाल दें उसमें, या हम कोई आयरन डाल दें, जैसे जनरली एल्युमिनियम या निकेल या आयरन क्या करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। तो ये को फैक्टर होते हैं। तो ये क्या करता है, प्लास्टोक्यूनिन फाइटियोन डीसैचुरेज एंजाइम के लिए को फैक्टर है। तो इस एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है और ये एंजाइम क्या करता है, कैरोटीनॉइड बायोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। तो इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, देखिए HPPD थ्रू प्लास्टोक्यूनिन कैरोटीनॉइड्स के फॉर्मेशन को बढ़ाता है। अब जब HPPD एंजाइम की एक्टिविटी रेस्ट्रिक्ट होगी तो प्लास्टोक्यूनिन नहीं बनेगा। जब प्लास्टोक्यूनिन नहीं बनेगा तो फाइटियोन डीसैचुरेज एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी, और जब इस एंजाइम की एक्टिविटी कम होगी तो कैरोटीनॉइड का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब जब कैरोटीनॉइड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्लोरोफिल एक्सपोज हो जाएगा लाइट के लिए, उसमें फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा और डिग्रेडेशन हो जाएगा। तो इस तरह से क्लोरोफिल खत्म हो जाता है। दूसरा कि इसमें
सिंगलेट ऑक्सीजन बढ़ जाती है। जब कैरोटेनॉइड फॉर्मेशन नहीं होता तो सिंगलेट ऑक्सीजन बढ़ जाती है और ये बड़ी रिएक्टिव होती है। सिंगलेट ऑक्सीजन O2 नहीं, O सिंगलेट ऑक्सीजन बहुत हाईली रिएक्टिव है और ये क्या करती है, लिपिड्स का ऑक्सीडेशन करती है, लिपिड पर ऑक्सीडेशन कर देती है। तो जो मेम्ब्रेन में जो लिपिड है वो खत्म हो जाते हैं और मेम्ब्रेन टूट जाती है। तो इससे क्लोरोफिल का और स्ट्रक्चर है, दूसरे जो ऑर्गेनेल्स हैं उनका स्ट्रक्चर भी टूट जाता है। तो इसका ये इफेक्ट है। तो HPPD एंजाइम का जो मेन रोल है वो कैरोटेनॉइड के सिंथेसिस को चेक करना है और इंटर्न जो इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है वो क्लोरोफिल पे आता है। तो डायरेक्ट इफेक्ट इसका किस पे है, कैरोटेनॉइड पे है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट एंजाइम ग्रुप है और आजकल जो नए हर्बिसाइड अभी मैंने आपको बताया था, टेम्बोट्रायोन और टॉप्रामिजोन, वो इसी ग्रुप के हैं, ट्राइकीटोन ग्रुप के, और उनकी यही एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट इज इनहिबिशन ऑफ PPO एंजाइम। अब ये PPO एंजाइम क्या है, प्रोटोफोरफायरिनोजन ऑक्सीडेज एंजाइम। अब ये देखिए प्रोटोफोरफायरिनोजन जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है या इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट है। इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, देखिए जो क्लोरोफिल बनता है उसका प्रिकर्सर है एमिनोलेव्युलिनिक एसिड, ALA, एमिनोलेव्युलिनिक एसिड। अब इस एमिनोलेव्युलिनिक एसिड से बहुत रिएक्शंस होते हैं और फिर ये प्रोटोफोरफायरिनोजन बनता है और इस प्रोटोफोरफायरिनोजन से प्रोटोफोरफायरिन बनता है। जन हटा दीजिए, ओजन हटा दीजिए, आयन बनता है, मतलब प्रोटोफोरफायरिन बनता है। और इस प्रोटोफोरफायरिन से फिर क्लोरोफिल बनता है और हीम बनता है। उसमें मैग्नीशियम का इंसर्शन हो जाता है तो क्लोरोफिल बन जाता है और उसके बाद वो हीम, और दूसरे प्रोसेस से हीम बन जाता है। तो ये प्रोटोफोरफायरिन क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए भी जरूरी है और हीम के लिए भी जरूरी है। अब क्लोरोफिल कहाँ काम करता है, फोटोसिंथेसिस में करता है, और हीम कहाँ काम करता है, HEME हीम, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में काम करता है। तो ये प्रोसेस जब तक चलते रहते हैं, क्लोरोफिल बनता रहता है, हीम बनता रहता है। लेकिन जो प्रोटोफोरफायरिनोजन से प्रोटोफोरफायरिन बनता है उसके बीच में जो एंजाइम होता है वो ऑक्सीडेज एंजाइम, ये PPO एंजाइम होता है। तो हर्बिसाइड क्या करते हैं, इस एंजाइम को चेक कर देते हैं। तो प्रोटोफोरफायरिन बनता ही नहीं है। जब प्रोटोफोरफायरिन नहीं बनेगा तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा और हीम भी नहीं बनेगा। अब ना तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, ना क्लोरोफिल बन रहा है, ना फोटोसिंथेसिस होगी। तो ये इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मोड ऑफ एक्शन है। और इसके अलावा क्या करते हैं, ये जो प्रोटोफोरफायरिनोजन की अमाउंट बढ़ने लगेगी, प्रोटोफोरफायरिन नहीं बनेगा। उसके बाद ये रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, सिंगलेट ऑक्सीजन बनाते हैं और ये लिपिड पर ऑक्सीडेशन करते हैं। तो यहाँ फिर से जो है मेम्ब्रेन के लिपिड्स टूटने लगते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। क्लोरोफिल नहीं बनता, हीम नहीं बनता, लिपिड पर ऑक्सीडेशन होता है, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर डिग्रेड कर जाते हैं। तो इस कैटेगरी के जो होते हैं वो ब्रॉडली वीड्स के लिए हैं और कॉन्टैक्ट टाइप के हर्बिसाइड्स हैं। इन जनरल इसमें कॉन्टैक्ट टाइप के हैं और इसमें जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो है ऑक्सीफ्लोरोफेन, और एग्जाम्पल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप उसको पढ़ सकते हैं। अनदर इज सेलुलोज इनहिबिटर। इस तरह के जो हर्बिसाइड्स होते हैं वो डेवलपिंग रूट्स में जो जर्मिनेट करा है सीड और नई रूट्स जो बनी हैं उसमें सेल डिवीजन को चेक करते हैं, सेल डिवीजन को डिस्टर्ब करते हैं। तो और सेल में जो सेल वॉल का जो डिपोजिशन होता है उसको चेक करते हैं और सेलुलोज का जो सेल वॉल में जो डिपोजिशन होगा, जो सेल वॉल बनेगी, सेलुलोज के डिपोजिशन को चेक करते हैं। तो सेलुलोज को इनहिबिट करते हैं। जब सेलुलोज नहीं बनेगा तो सेल वॉल नहीं बनेगी, और जब सेल वॉल नहीं बनेगी तो रूट क्या हो जाएंगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, रूट का प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो ये इसका मोड ऑफ एक्शन है। सेलुलोज का डिपोजिशन किस में रोकते हैं, सेल वॉल में ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और ये किस में होता है, रूट टिप में ये प्रॉब्लम होती है। तो ये जो सेलुलोज इनहिबिटर कहाँ एक्शन दिखाते हैं अपना, डेवलपिंग रूट टिप में इनका एक्शन होता है। और ये जो हर्बिसाइड्स हैं इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इंडाजीफ्लेम है और आइसोएक्साबेन, ये दो हर्बिसाइड हैं, ये जो है इस कैटेगरी में आते हैं। अनदर जो है अननोन मोड। देखिए कुछ जो हर्बिसाइड्स हैं बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हर्बिसाइड की तरह यूज किए जा रहे हैं, उनका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर नहीं है। तो इसको अननोन उसमें डाला गया, और वो किस ग्रुप के हर्बिसाइड हैं वो भी क्लियर नहीं है, तो इसको अननोन मोड ऑफ एक्शन में डाला गया है। और ये इनका लेकिन जो काम होता है वो लीफ बर्निंग, नेक्रोसिस, क्लोरोसिस, डेसिकेशन, लीफ डिफॉर्मेशन, स्टंटेड ग्रोथ, ये इनके जो है एक्शन रहते हैं।
तो इसको किसी कैटेगरी में नहीं डाला गया है, अननोन इसको कैटेगरी में रखा गया है, अननोन मोड में। तो इसमें जो जनरली जो है डाइजोमेट और मैटम इसको फ्यूमिगेंट की तरह यूज़ करते हैं, और ये फ्यूमिगेंट जो है अगेंस्ट काम करते हैं वीड्स के, डिसीजेस के और निमाटोड के भी काम करते हैं फ्यूमिगेंट्स। इसी तरह से इंडोथॉल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्वेटिक वीड्स को कंट्रोल करता है और वेजिटेशन में डेसिकेशन करता है। तो एक्वेटिक वीड कंट्रोल के लिए इंडोथॉल का यूज़ किया जाता है, लेकिन इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है वो क्लियर नहीं है, बस इतना है कि क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, सेल डेथ ये इनके एक्शन है। इसी तरह से फोजामिन है, ये नॉन क्रॉप्ड एरिया में यूज़ किया जाता है, नॉन सेलेक्टिव है और वेजिटेशन के डेसिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, उसको नेक्रोसिस के लिए। तो अनदर जो दूसरे टाइप के हैं वो है पेलार्गोनिक एसिड। पेलार्गोनिक एसिड को यूज़ किया जाता है, क्लोव ऑयल को यूज़ किया जाता है, और विनेगर जो एसिटिक एसिड ही है उसको यूज़ किया जाता है। और ये जो है ये नॉन सेलेक्टिव होते हैं और कॉन्टैक्ट टाइप के होते हैं, लीफ की बर्निंग कर देते हैं। देखिए ये तो एसिड है, विनेगर एसिड है, क्लोव ऑयल में भी एसिड्स ही रहते हैं। इस तरह से पेलार्गोनिक एसिड ये भी एसिड है, जब भी देखिए कोई एसिड कहीं पड़ेगा सीधा काम है उसका बर्निंग करना, लेकिन ये कॉन्टैक्ट टाइप के होते हैं। तो ये नेचुरल हैं, ऑर्गेनिक हैं, तो इसलिए इनको हम ऑर्गेनिक क्रॉप प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं। तो हर्बिसाइड में अगर चॉइस हो तो ये जो नेचुरल होते हैं इनको यूज़ किया जा सकता है। तो ये मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टाइप के मोड ऑफ एक्शन क्या होते हैं और कैसे उनका फंक्शनिंग है। तो ये आप पार्ट 1 जरूर देखें, तभी आपके कंटिन्यूशन में समझ में आएगा। तो ये 14 टाइप के थे, ग्रुप के हैं, और मैंने आपको 14 टाइप पूरे बता दिए हैं। तो पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जो है इसका जो एग्जाम्पल देख सकते हैं वो मैं इसको दे दूंगा। तो अब आपकी समझ में आ गई होगा कि इन जनरल क्या करते हैं, ये लिपिड्स जो मोड ऑफ एक्शन क्या है, अधिकतर इनका क्या है, लिपिड को परऑक्सीडेशन करना। जैसे लिपिड खत्म होगी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर टूट जाएगा, या प्रोटीन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं, प्रोटीन को अफेक्ट करते हैं, क्लोरोफिल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं, फोटोसिंथेसिस में डिसरप्शन करते हैं, सीडलिंग ग्रोथ को रोकते हैं, रूट ग्रोथ को रोकते हैं। तो इनके ये मैकेनिज्म है कि क्या कर रहे हैं, प्रोटीन को रोक रहा है, फैट को रोक रहा है, क्लोरोफिल को रोक रहा है, फोटोसिंथेसिस को रोक रहा है, ये इनका मैकेनिज्म है। लेकिन मोड ऑफ एक्शन क्या है, मैंने पहले बताया था, मोड ऑफ एक्शन क्या है, सेलुलर लेवल पे होता है कि सेल में किस तरह से काम कर रहे हैं, और मैकेनिज्म क्या है, मॉलिक्यूलर लेवल पे, क्या मॉलिक्यूल क्या बना। तो हालांकि हम बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं करते हैं, अधिकतर हम मोड ऑफ एक्शन को मैकेनिज्म बोल देते हैं, हालांकि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन जनरल उसमें हम बोल देते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या मोड ऑफ एक्शन होते हैं हर्बिसाइड के, और किस ग्रुप के हर्बिसाइड का क्या मोड ऑफ एक्शन है, और जो इंपॉर्टेंट हर्बिसाइड्स हैं जो जनरली यूज़ किए जाते हैं उनका आपको मोड ऑफ एक्शन पता होना चाहिए, क्योंकि यही जनरली एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। तो ये कंप्लीट हो गया पार्ट 1 पार्ट 2, जिसमें मोड ऑफ एक्शन मैंने बताया है सभी ग्रुप के हर्बिसाइड्स का। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखें, उसी में ही आपको मोड ऑफ एक्शन क्या है और कौन एसोसिएटेड ग्रुप क्या है, उनके एग्जाम्पल क्या है, वो आपको वहाँ होंगे, और वहाँ से आप उसको नोट कर लीजिए। तो ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।